जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम पोषण से संबंधित जो हमारा आगे का भाग है, जिसमें हम विटामिन के बारे में पढ़ रहे थे, उस क्लास को कंटिन्यू करेंगे और इस यूनिट को आज हम पूरा कर लेंगे। और इस क्लास से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, उनको भी हम इस क्लास में आज सॉल्व करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए। ठीक है। इस क्लास की जो PDF रहेगी वह आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। तो ऐसे विटामिन जिन्हें हम प्रतिदिन भोजन के साथ ग्रहण करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो वसा होता है वह हमारी त्वचा में उपस्थित होता है। ठीक है। इससे पूर्व जो हमने पहले पढ़े थे वो थे जल में घुलनशील, क्योंकि जल प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन वसा शरीर से बाहर नहीं निकलता है। तो ऐसे विटामिन जो किस में घुले होते हैं, वसा में घुले होते हैं, और जिन्हें भोजन के साथ प्रतिदिन लेने की जरूरत नहीं होती है, उन्हीं को अपन बोलते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। यह वसा में संचित होते हैं, जिसके कारण ये मूत्र के साथ में उत्सर्जित नहीं होते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 4 विटामिन आते हैं: विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इससे पहले मैंने बी और सी पढ़ाए थे आपको, वह किस में घुलनशील होते हैं? जल में। तो ये बात भी आप इसमें यहाँ पे रिवाइज करेंगे। ठीक है। इसमें पहला है हमारा विटामिन ए। जब भी बात आती है कि विटामिन ए किस वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था, तो आंसर आप याद रखेंगे मैकुलन। ठीक है। इसका जो रासायनिक नाम है वह क्या होता है? रेटिनॉल। और इसी को आप एक और नाम से जानते हैं, एक्सेरोफाइटोल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है कार्बन 20, हाइड्रोजन 29 और OH। तो इसका रासायनिक नाम दो तरह से जाना जाता है, एक रेटिनॉल और दूसरा होता है एक्सेरोफाइटोल। आगे है इससे होने वाले रोग। तो एक नाम सुना होगा आपने, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हिंदी में अपन रतौंधी रोग कहते हैं। और इसी का एक और नाम होता है नाइटालोपिया, जो भी क्या होता है? रतौंधी से ही संबंधित होता है। इसकी कमी से आंखों में जेरोप्थेल्मिया नामक रोग हो जाता है। जेरोप्थेल्मिया का मतलब होता है कि हमारी जो अश्रु ग्रंथि होती है उसमें से आंसू का बंद होना। ठीक है। वो किसका संबंधित होता है? हमारा नेत्र। तो मानव के नेत्र से संबंधित यदि कोई रोग हो रहा है तो वह विटामिन ए से संबंधित होता है। रतौंधी का मतलब होता है रात को दिखाई ना देना, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं अंधापन, या इसी को बोलते हैं क्षीणता, दृष्टिहीनता, मतलब रात को दिखाई ना देना। आगे है कि विटामिन ए मानव के शरीर में क्या क्या काम करता है। तो विटामिन ए मुख्य रूप से क्या काम करता है? एक तरह का दृष्टिवर्धक होता है, क्योंकि ये हमारी आँखों से संबंधित होता है। और साथ ही यह उपकला ऊतक, जो कि हमारी त्वचा से संबंधित होता है, उसके निर्माण में क्या होता है? ये सहायक होता है। आगे इसके स्रोत क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, दूध, घी, पनीर, अंडे, मछली इत्यादि। इसमें आप गाजर ठीक से पढ़ेंगे कि विटामिन ए का स्रोत मुख्य रूप से क्या है? हमारा गाजर। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। अब आगे है इसमें विटामिन डी। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, और इस विटामिन को हॉफकिंग नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था। ठीक है। इस विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? तो बच्चों में मुख्य रूप से रिकेट्स, और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया नाम का रोग हो जाता है, मैलेशिया। और रिकेट्स को हम सूखा रोग भी कहते हैं। ये सब हड्डियों से संबंधित होते हैं, और इसी की कमी से हड्डियां जो हमारी होती हैं वह मुलायम होकर क्या हो जाती हैं? मुड़ जाती हैं। कौन सी वजह से? विटामिन डी की वजह से। विटामिन डी का मुख्य रूप से काम क्या होता है? यह हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। और यदि माँ के गर्भ में कोई बच्चा पल रहा है तो उस बच्चे के स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखने में कौन हेल्प करता है? विटामिन डी हेल्प करता है। और इसके जो स्रोत होते हैं वह क्या क्या होते हैं? मक्खन, घी, अंडे और मछली। इसी में एक बिंदु और है जो कि आप इसमें पढ़ लें, नोट बना के लिखा हुआ है कि धूप की किरणों में उपस्थित अल्ट्रावायलेट, जिन्हें अपन बोलते हैं पराबैंगनी, क्या करते हैं? हमारी त्वचा में उपस्थित इरगेस्टिरॉल
एक तरह का क्या होता है, पिगमेंट होता है। विटामिन डी में क्या होता है, परिवर्तित। बेसिकली धूप को लेने से विटामिन डी नहीं मिलता है। धूप जब हमारी त्वचा पे क्या होती है, स्पर्श करती है, धूप सूर्य का प्रकाश जब हमारी त्वचा को स्पर्श करता है तो हमारी त्वचा में एक तरह का पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है इर्गेस्टिरॉल, और यह पिगमेंट ही फिर बाद में उसको विटामिन डी में परिवर्तित करता है। तो ये दोनों बातें आपको इसमें याद रखना है। और विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसे हम अवशोषित करके ग्रहण करते हैं। ठीक है, आगे है विटामिन ई। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। क्या नाम रहेगा, टोकोफेरोल। और इसी विटामिन को ही हम प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। ये बात आप इसमें याद रखेंगे कि प्रजनन विटामिन कौन सा होता है। तो विटामिन ई को ही हम क्या कहते हैं, प्रजनन विटामिन कहते हैं। इस विटामिन में क्या होता है, मनुष्य नपुंसक हो जाता है और उसकी जो प्रजनन क्षमता होती है उसमें क्या आती है, कमी। तो आप इसमें याद रखेंगे कि प्रजनन से संबंधित जो विटामिन होता है वह विटामिन ई होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आगे हैं इसके स्रोत क्या होते हैं। तो जितने भी प्रकार के अंकुरित बीज होते हैं, जैसे चना, मटर और विभिन्न प्रकार की दालें, गेहूं और मांस, ये सब क्या होते हैं, विटामिन ई के मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है, अब आगे इसमें लिखा है विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन के क्या रासायनिक नाम होता है, फिलोक्विनोन। क्या नाम होता है, फिलोक्विनोन। और यह एक रक्त स्त्रावरोधी क्या होता है, विटामिन होता है। मतलब यह रक्त के स्त्रावण को रोकने का काम करता है। यह लीवर में प्रोथ्रोम्बिन नाम के प्रोटीन के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। और यही प्रोथ्रोम्बिन रक्त का थक्का जमाने में चोट लगने पर क्या करता है, सहायता करता है। आगे लिखा है यह चोट लगे भाग पर रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि रक्त का थक्का जब बनता है तो कौन सा विटामिन सहायता करता है, तो उत्तर होता है विटामिन के। और यदि प्रश्न पूछा जाए कि यदि शरीर में कहीं चोट लग गई है और उस चोट का जो घाव है उसको भरने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो उसका आंसर होता है विटामिन सी। नहीं तो आप समझिए कि विटामिन के काम करेगा, नहीं, विटामिन के केवल थक्का जमाएगा और घाव को भरने का काम करेगा विटामिन सी। आगे हैं इसके स्रोत, हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर और पनीर क्या है, विटामिन के मुख्य स्रोत हैं। आगे है विटामिन एच। इस विटामिन का केवल आप रासायनिक नाम याद रखेंगे, क्या होता है, बायोटीन। ठीक है, चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आगे है इसमें जल के बारे में, जो कि हमारा 6वें नंबर का पोषक तत्व है। जब हम जल की बात करते हैं तो मानव के शरीर का जो कुल भार होता है उसके पूरे वजन का 70 से लगभग 65%, 65 से 70% किसकी मात्रा का भार होता है, जल की मात्रा का। तो एक मनुष्य का जो पूरा भार होता है उसके भार का 65 से 70% भार किसका होता है, जल की मात्रा का होता है। आगे है कि उल्टी या बमन, उल्टी को ही हिंदी में हम बमन कहते हैं, वॉमिटिंग। ठीक है, तो उल्टी या बमन या फिर अतिसार से मानव शरीर में जल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और जब किसी भी जगह में जल हट जाए या जल की कमी हो जाए तो उस अवस्था को अपन कहते हैं डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण। यदि किसी भी वस्तु में से जल की मात्रा कम हो रही है, चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव हो, तो उस घटना को निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन कहते हैं। और डिहाइड्रेशन में हमारा जो गला होता है, मुंह होता है और हमारे अंदर की जो त्वचा होती है वह सूखने लगती है, हमें चक्कर आने लगते हैं। ठीक है, आगे पानी जीवनदायक होता है। क्यों, क्योंकि ये हमारी त्वचा को क्या करता है, हाइड्रेट करता है, मतलब पोषण प्रदान करता है जल देकर। ठीक है, ये पॉइंट हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारी त्वचा को हाइड्रेट करने का काम कौन करता है, तो आंसर हो जाएगा वाटर। अगला बिंदु दिया है कि जल मनुष्य के शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है। वेरी मोस्ट आईएमपी पॉइंट, जल की ही वह मात्रा होती है जो कि शरीर के ताप को नियंत्रण बनाए रखती है। आप सभी को पता होना चाहिए कि मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है
तो इस तापमान को नियमित बनाए रखने का काम किसका होता है? जल का होता है। ठीक है, आगे है कि जल शरीर से जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं, जैसे कौन कौन से विषैले पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में? एक होता है अमोनिया, एक होता है यूरिया और एक होता है यूरिक एसिड। ये 3 ऐसे पदार्थ हैं जो कैसे हैं? विषैले पदार्थ हैं। और साथ में इसमें कहा गया कि अवशिष्ट पदार्थ को क्या करता है? उत्सर्जित करवाने में सहायता करता है। यूरिन के थ्रू इन पदार्थों को निकालता है और अन्य पदार्थों को गुदा द्वार से अवशिष्ट पदार्थ से अलग करता है। आगे है कि यह शरीर की सभी कोशिकाओं को पोषक तत्व पहुंचाता है और मस्तिष्क को ऑक्सीजन प्रदान करता है। देखिए, मस्तिष्क में ऊर्जा का संचार बनाने का काम करता है सोडियम नाम का तत्व, और उसके साथ में ऑक्सीजन देने का काम कौन करता है? हमारा जल। तो ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं, आप इसमें याद रखेंगे कि मस्तिष्क को ऑक्सीजन प्रदान कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा जल। और मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक है, आगे है कि पानी शरीर को विटामिन, खनिज, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज और अन्य पदार्थों को अवशोषित करवाता है। कि जितने भी प्रकार के पोषक तत्व हैं उन सभी को एब्जॉर्ब करवाने में पानी क्या करता है? हमारी सहायता करता है। आगे लिखा है कि सामान्यतः प्रतिदिन औसतन 4 से 5 लीटर जल हमें ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तो जल से संबंधित हमें इतने बिंदु इसमें याद रखने होंगे। ठीक है, अब आगे है इसमें सबसे अंतिम पॉइंट जिसका नाम है रेशे। तो रेशे को इंग्लिश में अपन बोलते हैं फाइबर। क्या बोलते हैं? फाइबर। अब ये फाइबर होते क्या हैं? जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, अनाज होते हैं, उनके जो रेशे होते हैं, उनके जो छिलके होते हैं, तो उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? रेशा कहते हैं। तो आगे इसमें अपन पढ़ेंगे कि रेशा या इसी का एक और नाम क्या होता है? रुक्षांश। आहारीय रेशे होते हैं, मतलब जो आहार में उपस्थित एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। इनसे हमें किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है और ना ही इनका पाचन होता है। ये तो भोजन को पचाने में हमारी हेल्प करते हैं। आगे दिया है, यह पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं जो कि स्वयं तो क्या होते हैं? अपाच्य, मतलब इनका खुद का पाचन नहीं होता है, लेकिन पाचन की क्रिया में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत जरूरी होते हैं रेशे। रेशे नहीं होंगे तो भोजन ठीक से पर्याप्त मात्रा में नहीं पच पाएगा। आगे दिया है कि रेशे शरीर की कोशिकाओं की जो दीवार होती है, जिसे आप कहते हैं भित्ति, का निर्माण करने में सहायता करते हैं। आगे हैं कि रेशे कब्ज को रोकने में सहायक होते हैं। तो रेशे से संबंधित इतने बिंदु हमें इसमें याद रखना है। तो अब हमारे इसमें जितने भी पोषक तत्व थे जो कि भोजन के घटक के अंतर्गत हम पढ़े थे, वो सब आपके क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आगे है इसमें संतुलित आहार, जिसे अपन बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। ये क्या होती है? कि ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति संतुलित आहार ग्रहण करता है तो उसे प्रतिदिन औसतन जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह निम्न प्रकार होती है। ऊर्जा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मैंने बोल रहा हूँ कैलोरी। कैलोरी क्या होती है? ऊर्जा का मात्रक होती है। तो एक जो वयस्क अवस्था का व्यक्ति है उसे प्रतिदिन 3000 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि जो किशोर अवस्था का व्यक्ति होता है उसे 2200 से लेके 2600 कैलोरी की आवश्यकता होती है। आगे लिखा गया है कि सर्दियों में गर्मियों की अपेक्षा अधिक भोजन ग्रहण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भैया सर्दियों में हमें गर्मियों की तुलना में अधिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि शरीर को गर्म भी रखना होता है और शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा भी देनी पड़ती है, क्योंकि बाहर तो मौसम ठंडा होता है तो शरीर को गर्म खुद से करना होता है हमें। ठीक है, तो सर्दियों में गर्मी की अपेक्षा में अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होने के कारण सर्दियों में भोजन प्रायः अधिक और गर्मियों में भोजन का सेवन कम हो पाता है। ठीक है, आगे है
कि जो संतुलित भोजन होता है उसमें प्रोटीन की जो मात्रा होती है वह हमें दालों से प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार की जो दाल होती हैं उनमें हमें क्या मिलता है, प्रोटीन देखने को मिलता है। ठीक है, आगे इसमें लिखा गया है कि अल्प पोषण क्या होता है, फिर लिखा है अतिशय पोषण क्या होता है, और नीचे एक और लिखा है कि असंतुलित आहार क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं अल्प पोषण। तो यदि कोई व्यक्ति लंबी अवधि तक भोजन की मात्रा कम करता है, कि मतलब अपने भोजन को कम करके खाता है वो, तो उसकी स्थिति क्या कहलाती है, अल्प पोषण कहलाती है। अर्थात लंबी अवधि तक भोजन की मात्रा कम लेने से उत्पन्न होने वाली स्थिति अल्प पोषण कहलाती है। जबकि लंबी अवधि तक अत्यधिक भोजन की मात्रा ग्रहण करने से अतिशय की स्थिति बनती है। कई बार ये शब्द बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अतिशय का मतलब क्या होता है। भोजन की ऐसी मात्रा जो सामान्य से अधिक होती है उसे अपन अतिशय पोषण कहते हैं। और अतिशय पोषण की स्थिति में सबसे पहले रोग होना शुरू होता है मधुमेह, फिर होता है मोटापा, और विभिन्न प्रकार की जो धमनी होती हैं उनसे संबंधित काठिन्य रोग हो जाता है। मतलब उनमें कोलेस्ट्रॉल नामक जो तत्व होता है वह जमने लगता है, वसा। ठीक है, तो ये बिंदु आपको इसमें याद रखना है। इसका एक और बिंदु है असंतुलित आहार। तो जब आहार में कुछ पोषक तत्व अधिक मात्रा में हो और कुछ पोषक तत्व कम मात्रा में हो, तो उसी स्थिति में उसे हम क्या कहते हैं, असंतुलित आहार कहते हैं। तो आहार से संबंधित ये बिंदु आप इसमें याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे है इसमें भोज्य पदार्थों का संरक्षण क्या होता है। बेसिकली भोजन का लंबे समय तक बिना पोषक तत्व खोए सुरक्षित रखना क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। किसका, भोज्य पदार्थों का। और जब हम भोज्य पदार्थों का संरक्षण करते हैं तो उसमें जो भोजन की गुणवत्ता होती है उसे लंबे समय तक बनी रहे, इसके लिए ही हम भोजन का क्या करते हैं, परिरक्षण कहते हैं। कहने का मतलब है कि भोज्य पदार्थों का संरक्षण ही भोज्य पदार्थों का परिरक्षण कहलाता है। ठीक है, आगे है इसमें कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम उनमें नमक और चीनी का जो घोल होता है उसे मिलाकर परिरक्षित करते हैं। तो एक ये बिंदु आप इसमें याद रखेंगे। आगे लिखा है कि जो बंद पैकेट के भोज्य पदार्थ होते हैं जैसे चिप्स वगैरह हुए, नमकीन वगैरह हुआ, तो जितने भी बंद पैकेट के भोज्य पदार्थ होते हैं उनको सुरक्षित करने के लिए उनके अंदर नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। तो प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि बंद पैकेट के भोजन के परिरक्षण के लिए किस प्रकार की गैस का प्रयोग होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, आगे लिखा है कुछ खाद्य पदार्थों की नमी को सुखाकर उन्हें परिरक्षित किया जाता है। इस विधि को हम निर्जलन कहते हैं। निर्जलन को ही निर्जलीकरण कहते हैं। इसको अपन नीचे डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे है इसी में कि भोज्य पदार्थों के संरक्षण की विधि, जिसमें पहली विधि है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की किरणों से प्राप्त ऊष्मा द्वारा भोजन में उपस्थित जल को बाष्पीकृत करना, मतलब उसमें जो जल का नमी छिपा हुआ है उसको वहां से हटा देना, क्या कहलाता है, निर्जलीकरण कहलाता है। और इस विधि से खाद्य पदार्थों में जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। और ये सूक्ष्म जीव तीन तरीके से हो सकते हैं, या तो उनमें होगा फफूंद होगा, नहीं तो क्या होगा, ईस्ट होगा, नहीं तो फिर क्या होंगे, कीट वगैरह होंगे। ठीक है, आगे इसमें है कि निर्जलीकरण की विधि के द्वारा हम अनाज को, दाल को, पापड़, आलू चिप्स, चने की भाजी और आम से बनाते हैं अपन, क्या बोलते हैं, आमचूर, अमचूर वगैरह, तो इन सभी का अपन क्या करते हैं, निर्जलीकरण करते हैं। नीचे एक नोट लिखा है मैंने कि दूध का पाउडर बनाना, मार्केट में अलग अलग कंपनियों का मिलता है पाउडर फॉर्म में दूध। तो दूध का जब पाउडर बनता है तो कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, यदि प्रश्न पूछ लें तो आंसर हो जाएगा निर्जलीकरण। दूध को गर्म करते हैं, गर्म करके उसमें से पानी को बाहर निकालते हैं और फिर उसे पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसी विधि को अपन बोलते हैं निर्जलीकरण। तो ये बिंदु आपके लिए मोस्ट आईएमपी है एग्जाम के लिए, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, अगला मेथड इसमें दिया है प्रशीतन। क्या होता है,
भोजन को ठंडे स्थान पर रखना, जिससे भोजन में उपस्थित फफूंद और उसके जो जीवाणु हैं उनकी वृद्धि क्या हो जाए, रुक जाए। मार्केट से हम सब्जियां लेकर आते हैं, उनको लंबे समय तक चलाना है तो फ्रिज में रख दिया। फ्रिज का तापमान क्या है, कम होता है, तो ठंडी सब्जियां क्या होती हैं, ठंडी बनी होती हैं। तो किसी भी भोज्य पदार्थ को संरक्षित करने की वह विधि जिसमें भोजन को ठंडा करके रखा जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रशीतन कहते हैं। और इस विधि में जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें भोजन को 7 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर रखा जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सफल मटर को लंबे समय तक रखने के लिए यूज़ करते हैं अपन। एक होता है आटा, ज़्यादा गूँथ लिया आपने, बच गया है तो सुबह के लिए यूज़ कर सकते हो, फ्रिज में रख सकते हो आप। साथ में हरी सब्जियाँ, दूध और फल इत्यादि के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रशीतन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे है इसमें उबालना। उबालना का मतलब क्या हो जाएगा कि गर्म करना चीज़ों को। तो उबालने की क्रिया में अधिक तापमान पर हानिकारक जीवाणुओं को पहले तो क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से पीने के पानी को उबालकर पीना, क्योंकि उसमें भी जो भी हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह है उससे गर्म करने से क्या हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है कि दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु को नष्ट करना। दूध को हम बार बार गर्म करते हैं क्योंकि उसके अंदर एक जीवाणु होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस, जो क्या करता है, दूध को दही बनाने की कोशिश करता है, और दही बनाने से रोकने के लिए हम उसको बार बार क्या करते हैं, उबालते हैं। ठीक है, तो ये बात आप इसमें याद रखेंगे। आगे है इसमें पाश्चुरीकरण। तो क्या होता है, जब दूध को 70 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर लगातार 15 मिनट तक गर्म करते हैं और एकदम से तुरंत उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर दें, अपन ठंडा कर दें, तो इसी विधि को अपन क्या बोलते हैं, पाश्चुरीकरण कहते हैं। और मार्केट में जितने भी तरह का दूध आ रहा है वो सब इसी विधि के द्वारा आता है। ठीक है, और इस विधि को इजाद किया था लुईस पाश्चर नाम के वैज्ञानिक ने, इसलिए इसका नाम पाश्चुरीकरण रखा जाता है। ठीक है, आगे इसमें है कि सोडियम बेंजोएट, सिरका, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग भोज्य पदार्थों को संरक्षित करने में किया जाता है। तो ये बिंदु आपको इसमें याद रखना है। आगे इसमें एक और नोट पॉइंट है जिसमें कहा गया है कि भोज्य पदार्थों को मुख्य रूप से फफूंद, ईस्ट और जीवाणु और कीट से जैसे सूक्ष्म जीवों से क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। मतलब इन 4 चीज़ों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए हम भोज्य पदार्थों का क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं। ठीक है, तो ये जो भोज्य पदार्थों का संरक्षण था वह आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम इस क्लास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न है कि जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल सभी समुचित अनुपात में उपस्थित हो तो उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। सामान्यतः हम संतुलित भोजन में प्रोटीन किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो ये मैंने आज आपको पढ़ाया था कि हम किसी भी संतुलित भोजन में प्रोटीन को ग्रहण करने के लिए दालों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम के साथ साथ कौन से तत्व हड्डियों के विकास में सहायक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों तत्व मिलकर दांतों और हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संतुलित भोजन हमारे शरीर की वृद्धि, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, लेकिन मुख्य रूप से किस अवयव को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। शरीर वर्धक का मतलब वो होता है कि शरीर में जो वृद्धि कराने में सहायता करता है, तो वह क्या होता है, हमारा प्रोटीन युक्त भोजन। वसा हमें ऊर्जा देता है, विटामिन रोगों से लड़वाता है, कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है, लेकिन प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है कि हम प्रतिदिन के भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वे निम्न हैं, चावल व गेहूँ। चावल व गेहूँ में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में विद्यमान रहता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टार्च। चावल में और गेहूं में जो ऊपर का जो ऊपरी आवरण होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्टार्च।
तो चावल और गेहूं में स्टार्च के रूप में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मिला होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि किसी मरीज के दांतों में दर्द होने के साथ साथ खून भी आता है तो उसे डॉक्टर खट्टे फल खाने की सलाह देता है, क्योंकि खट्टे फलों में दांत के रोगाणु नष्ट होते हैं? नहीं, ये बात नहीं है। दूसरा है, खट्टे फलों से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है? नहीं। खट्टे फलों में विटामिन सी होता है, ये प्रश्न सही है, क्योंकि विटामिन सी दांतों से संबंधित जो रोग होते हैं उनके लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो हमारे शरीर में ईंधन का काम करता है कार्बोहाइड्रेट। तो 21वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करता है? तो शरीर में जो ऊष्मा होती है उसको क्षय करने के रूप में वो काम करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताओ, दूध में कोई विटामिन नहीं होता है, यही बात गलत है। ये तो गलत ही हो गया, क्योंकि दूध में विटामिन पाया जाता है। ठीक है। तो ये नीचे के तीनों तो हमारे सही है, लेकिन ये वाला क्या है हमारा गलत। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या होगा, हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लौह आवश्यक है हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, स्वास्थ्य सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। तो लोहा मुख्य रूप से मानव शरीर के ऊतकों तक क्या पहुंचाता है, ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारी हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि जब एक छात्र खेल खेलने के बाद थक जाता है तो चीनी और नमक का घोल पीते हैं, ये वह अपने अंदर स्फूर्ति महसूस करता है। इस चीनी के घोल को हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक ऊर्जा का स्रोत कहते हैं, क्योंकि इससे हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक 12 वर्षीय लड़का जिसका वजन 35 किलोग्राम है, उसके शरीर में लगभग 25 किलोग्राम जल होता है। इससे स्पष्ट है कि शरीर का प्रमुख अवयव जल है। इसके आधार पर निम्न में से कौन सा कथन स्पष्ट होता है कि शरीर का लगभग 2/3 भाग जल है? ये बात सही है। शरीर में लगभग 60 से 75% जल होता है, ये बात भी सही है। वयस्क शरीर के वयस्क व्यक्ति के शरीर में जल की मात्रा कम होती है, ये बात गलत है। तो पहला वाला और दूसरा वाला मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों क्या होंगे हमारे सही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है कि भोजन से सुरक्षित रखने के लिए हम रेफ्रिजरेटर या आइस बॉक्स आदि का प्रयोग करते हैं, क्यों? क्योंकि आइस बॉक्स में क्या होती है, जीवाणु कम तापमान पर क्या होते हैं, वृद्धि नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में तापमान क्या होता है, कम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है कि शहरों तथा महानगरों में प्राप्त होने वाला जल दूषित होता है, उसे शुद्ध करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा होता है? तो उसको अपन क्या करें, जल को पहले तो उबालें और उबालने के बाद उसमें मिलाएं क्लोरीन गैस या फिर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर भी क्या काम करता है, जल की को शुद्ध करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि कोई छात्र नियमित रूप से उचित मात्रा में गाजर का सेवन करता है तो उस छात्र में कौन सा तत्व या विटामिन की कमी नहीं होती है? तो आंसर हो जाएगा आयरन और विटामिन सी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि दूषित जल पीने से कौन से रोग के जीवाणु हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हैजा और पेचिस। दूषित जल पीने से हैजा और पेचिस नामक बीमारी हमारे शरीर में हो जाती है। तो 31वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और इसी से संबंध होता है टाइफाइड। हालांकि सही उत्तर होगा हैजा और पेचिस। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाथ कटने या चोट लगने पर शरीर से निकलने वाला रक्त लाल रंग का होता है, इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? तो इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है, हीमोग्लोबिन प्रचुर मात्रा में होता है, अमीनो अम्ल की उपस्थिति होती है, या पर रुधिर प्लेटलेट्स की उपस्थिति होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आयरन की मात्रा अधिक होती है। इसलिए क्या होता है, इसका
जो रंग होता है रक्त का वह कैसा होता है, लाल रंग होता है। हालांकि पूछा ये जाता है कि हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे रक्त का रंग कैसा होता है, लाल। क्योंकि हीमो में ही क्या जाता है, आयरन। तो ऑप्शन नंबर ए ना होके ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी मरीज को रात में ना दिखने की बीमारी है तो डॉक्टर उसे कौन से विटामिन भोजन में सम्मिलित करने की सलाह देगा। तो आंसर हो जाएगा विटामिन ए, क्योंकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और रतौंधी को अपन क्या बोलते हैं, रात में ना दिखाई देना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों में हम नमक का उपयोग करते हैं, इस नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सोडियम बाइक्लोरेट, सोडियम डाइक्लोरेट, निर्जल सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम ट्राइक्लोराइड। तो इन चारों में से जो सही उत्तर होगा भाई क्या होगा, निर्जल सोडियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, जो कि हम अपने भोजन में प्रतिदिन ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों को प्रतिदिन लगभग 2200 से 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अधिकांश कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से होती है। इसकी पूर्ति के लिए प्रतिदिन हमें क्या खाना चाहिए, 500 ग्राम गेहूँ, 250 ग्राम चावल, 320 ग्राम अनाज या फिर 200 ग्राम आलू। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उसमें चावल भी होना चाहिए और गेहूं भी होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से ही हमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं कीटोन के बने होते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वह क्या होता है, 1:2:1। ये मैंने आपको पढ़ाया है पीछे, हमने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाले घेंगा रोग का शारीरिक लक्षण होता है। शारीरिक रूप से कमजोर होना, नहीं। बच्चों में मानसिक विकलांगता, हाँ, इसका मतलब होता है, क्योंकि घेंगी रोग की तीसरी अवस्था जो होती है उसको बोलते हैं अपन मानसिक विकार। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है। तो आज हमारा ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। इस क्लास की जो PDF रहेगी वह आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, वहाँ से आप इसको एकदम निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।